कहानी की शुरुआत होती है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में, जहां कुछ लोग कहानी सुना रहे हैं जो शुरू हुई थी 20 साल पहले 1982 में, जब एक अजीब सा स्पेसशिप साउथ अफ्रीका के जोहानबर्ग शहर के ऊपर आकर रुक गया। पूरी मानव जाति हक्की बक्की रह गई, क्योंकि ये पहली बार था कि जब कोई बाहरी दुनिया के लोग पृथ्वी पर आए हो। ह्यूमंस वेट करते रहे कि कब एलियंस बाहर आएंगे, लेकिन स्पेसशिप में से कोई बाहर नहीं आया। स्पेसशिप 3 महीनों तक यूं ही हवा में लटका रहा। फिर आर्मी ने पहल की और स्पेसशिप को काटकर अंदर घुस गए। वे लोग वहां का नज़ारा देखकर हैरान थे, क्योंकि वहां लाखों की संख्या में एलियंस कुपोषण के शिकार हो गए थे। 1 मिलियन से भी ज़्यादा एलियंस को स्पेसशिप से निकलकर धरती पर रहने की छूट दे दी गई। उनके लिए कैंप बनवाए गए, जो कि जल्दी स्लम में बदल गए। इसी कैंप का नाम था डिस्ट्रिक्ट 9 और इस मूवी का नाम भी डिस्ट्रिक्ट 9 है। अब 20 साल बाद एलियंस की जनसंख्या बढ़ के 1.8 मिलियन हो गई है। ये एलियंस वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जब ये आए थे तो इनके शिप से एक मॉड्यूलेटर टूटकर नीचे गिर गया था और वो अभी तक नहीं मिला। उस मॉड्यूलेटर के बिना स्पेसशिप वापस नहीं जा सकता और पिछले 20 सालों से ये स्पेसशिप ऐसे ही शहर के ऊपर लटका हुआ है। लोग बाग अपने कच्चे भी नहीं सुखा पा रहे इतने वक्त से। यहाँ पर लोग गरीब हैं, ना तो वे मशीन ले सकते हैं और स्पेसशिप की वजह से सूरज की रोशनी से वंचित हो गए। एलियंस के रहने का तरीका भी सही नहीं था। उनमें ना तो तमीज़ तहजीब थी और ना ही ज़्यादा अकल। वे कबाड़ी वालों की तरह कूड़े के ढेर में खाना ढूंढते। उनके अंदर कोई सेंस नहीं था ओनरशिप का, ना ही उन्हें और किसी चीज़ की चिंता थी। इसलिए वे इंसानों की बनाई हुई चीज़ों में आग लगा देते थे और कार्स को भी तोड़ देते थे। साथ ही साथ उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे, जिसके चलते एलियंस से उलझना भी काफ़ी मुश्किल था। नाइजीरियन माफिया के लोग एलियंस को हथियार बेचते थे, वो भी ज़्यादा दाम में। एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट बनी हुई थी एलियन और नाइजीरियंस के बीच। वैसे नाइजीरियंस की मार्केट है तो ब्लैक तो होगी ही। इस ब्लैक मार्केट को नाइजीरियन गैंग का लीडर ओबे सांजो चलाता था, जो कि हाफ पैरालाइज्ड साइकोपैथ आदमी है। ओबे सांजो के लोग एलियंस को कैन भी बेचते थे, जो कि एलियंस को काफ़ी पसंद थे। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी चलता था। एलियंस 20 सालों में इंग्लिश बोलना भी सीख गए और समझना भी। बोलते वो ऐसे ही थे जैसे आप बोलते हो। साथ ही उनका कोई लीडर भी नहीं था। बाद में ये बात पता चली कि महामारी के दौरान उनके सभी लीडर्स मारे गए। अब नाइजीरियंस इन एलियंस से थक चुके थे। 20 सालों के बाद अब फाइनली उन्होंने एलियंस को बैन कर दिया। इंसान अब प्रोटेस्ट और दंगे करने लगे एलियंस को जोहानबर्ग से निकालने के लिए। जनता का कहना ये था कि गवर्नमेंट फालतू में इन एलियंस पर पैसा बर्बाद कर रही है। वैसे भी एलियंस इंसानों के संसाधनों को बर्बादी कर रहे हैं। अब लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा और वे एलियंस पे अटैक करने लगे। इसी बीच गवर्नमेंट ने एक नई एजेंसी बनाई जिसका नाम था MNU, जो कि एक तरीके की मिलिट्री थी, जो एलियंस को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। बेसिकली उनका काम एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से शिफ्ट करके ऐसी जगह ले जाना था जहां लोग बाग ना रहते हो। एलियंस के पास खुद के भी हथियार थे, जो इस तरीके से बनाए गए थे कि उन्हें सिर्फ एलियंस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। MNU के इस मिशन का इंचार्ज विकस नाम के शख्स को बनाया जाता है। उसे और मिलिट्री की एक टीम को डिस्ट्रिक्ट 9 भेजा गया ताकि वे एलियंस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सके। अपने असिस्टेंट और सोल्जर के साथ विकस घर घर गया। एक घर में उन्हें एलियंस के अंडे मिले, जिन्हें MNU वालों ने जला दिया। इसी बीच 3 एलियन, क्रिस्टोफर, उसका छोटा बेटा CJ और क्रिस्टोफर का दोस्त कूड़े के ढेर में एलियंस का ईंधन यानी कि फ्यूल ढूंढ रहे थे। क्रिस्टोफर पिछले 20 साल से एक लिक्विड बनाने की कोशिश कर रहा है, जो मॉड्यूलेटर को वापस शिप से जोड़ देगा। वो लिक्विड बनाने में कामयाब तो हो गया, मगर तभी वाइकस और उसके साथी वहां पहुंच गए। क्रिस्टोफर का दोस्त वाइकस से मिलने गया, जबकि क्रिस्टोफर ने वो लिक्विड घर में छुपा दिया और पीछे वाले दरवाजे से भाग गया। वाइकस और उसकी टीम अंदर आ गई और वाइकस को वो लिक्विड मिल भी गया। वो उसे चेक ही कर रहा था कि उसकी हैप्पी होली हो गई। फिर उसने वो लिक्विड लैब ले जाने के लिए अपने पास ही रख लिया। बाहर क्रिस्टोफर का दोस्त उन पर अटैक करने लगा, जिसके चलते उसे मार डाला गया। लड़ाई के दौरान वाइकस का हाथ घायल हो गया, इसलिए उसे आराम करने के लिए कहा गया। जल्दी वाइकस को अजीब सा लगने लगा, जैसे कि उसकी तबीयत खराब हो। उसने क्रिस्टोफर का झोपड़ा चेक करते हुए वॉमिट कर दिया। फिर वो पास के रेस्टोरेंट गया, जहां उसकी नाक में से ब्लैक कलर का कुछ निकल रहा था।
उसके साथी उसके लिए परेशान होने लगे और वे उसे MNU के हेडक्वार्टर्स में ले आए। वाइकस लगातार खांसे जा रहा था और उसकी नाक में से वो काली सी चीज बार बार बाहर आ रही थी। उसके नाखून उसकी उंगलियों से टूट के गिरने लगे। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर और उसका बेटा सीजे वो लिक्विड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने झोपड़े में छुपाया था। इधर जैसे ही वाइकस घर आया तो उसने देखा कि सब लोग उसका ही वेट कर रहे थे। आज वाइकस का बर्थडे था और केक काटने से पहले ही वाइकस ने मेहमानों के लिए कोको कोला निकाल दी। अब वाइकस की हालत देखते हुए उसकी बीवी उसे हॉस्पिटल ले गई जहां डॉक्टर ने उसके हाथ की पट्टी काटी। वाइकस हक्का बक्का रह गया ये देखकर कि उसका हाथ एक एलियन हैंड में बदल गया है। वाइकस अपना हाथ देखकर चिल्लाने लगा। डॉक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन वो शांत नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने सिक्योरिटी को बुला लिया और सिक्योरिटी की जगह आए MNU के लोग जो उसे बॉडी बैग में बांधकर MNU की लैब में ले गए जहां उस पे अजीबोगरीब टेस्ट होंगे। साइंटिस्ट को पता चला कि वो धीरे धीरे एलियन में बदल रहा है उस लिक्विड की वजह से जो क्रिस्टोफर के घर में मिला था। साइंटिस्ट ने वो लिक्विड भी ले लिया उससे। डॉक्टर्स ने उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। फिर उन्हें पता चला कि वाइकस एलियंस के वेपन्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने ज़बरदस्ती उससे एक एलियन को भी शूट कराया जिसे वाइकस मारना नहीं चाहता था। साइंटिस्ट को पता चला कि उसका DNA एलियन DNA के साथ मिक्स हो गया है और कुछ टाइम बाद वो पूरी तरह से एलियन में तब्दील हो जाएगा। साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि उसकी बॉडी को आगे भेज देंगे लेकिन तभी वाइकस को होश आ गया और वो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। सबसे पहले वो अपने घर गया लेकिन उसके घर को पहले ही AMU एजेंट्स ने घेर रखा था। फिर वो पास के रेस्टोरेंट में गया जहाँ उसने टीवी पर न्यूज़ देखी जिसमें दिखा रहे थे कि वाइकस ने एलियंस के साथ गुपचुप कर ली जिसके चलते वो भी एलियन में तब्दील हो रहा है। न्यूज़ में ये भी बताया गया कि ये बीमारी फैलती है और सभी लोगों को वाइकस से कम 20 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। अब उसके बाद जाने के लिए कोई जगह नहीं थी इसलिए उसे डिस्ट्रिक्ट 9 में शरण लेनी पड़ी। वाइकस क्रिस्टोफर के झोपड़े में छुपा हुआ था। उसने देखा कि क्रिस्टोफर ने तो झोपड़े में ही शिप का मॉड्यूलेटर बना रखा है, वही जो सालों पहले गायब हो गया था। जो लिक्विड उसने बनाया था उसी से मॉड्यूलेटर चलेगा और शिप से कनेक्ट होगा। बिना लिक्विड के वे घर वापस नहीं जा सकते। वही फ्यूल वाइकस को भी वापस ह्यूमन में बदल सकता था। फिर इन्होंने प्लान बनाया कि ये MNU के हेडक्वार्टर्स जाके लिक्विड चुराएंगे। अब इसके लिए इन्हें चाहिए वेपन्स, इसलिए ये ओबी सांजो के पास पहुंच गए। हालांकि ओबी सांजो वाइकस का एलियन वाला हाथ काटना चाहता था क्योंकि ये लोग ऐसा मानते थे कि आधे ह्यूमन और आधे एलियन का एलियन वाला बॉडी पार्ट किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इससे पहले वे उसका हाथ काटते उसके हाथ एलियन वेपन लग गया और फिर वो बाकी वेपन्स लेकर यहाँ से निकल गया। वेपन्स की मदद से वाइकस और क्रिस्टोफर MNU के हेडक्वार्टर्स में घुस गए और लैब तक भी पहुंच गए। वहाँ क्रिस्टोफर को उसका साथी एलियन दिखा जिस पे MNU के लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी वहाँ कर्नल भी आ गया। वो उन पे फायरिंग करता है। हालांकि वे दोनों दीवार तोड़ के वहाँ से भाग निकले। पुलिस की गाड़ी और हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहे थे। वे उनका पीछा करते हुए डिस्ट्रिक्ट 9 तक पहुँच गए। इधर वाइकस और क्रिस्टोफर झोपड़े में आ गए जहाँ क्रिस्टोफर ने वाइकस से कहा कि वो उसे बाद में ठीक करेगा, पहले उसे अपने साथियों को बचाना है। ये सुनकर वाइकस को गुस्सा आ गया और उसने क्रिस्टोफर की गुद्दी लाल कर दी और फिर खुद ही शिप को उड़ाकर बड़ी शिप की तरफ ले जाने लगा। लेकिन बीच रास्ते में ही मिलिट्री ने मिसाइल दाग के शिप को नीचे गिरा दिया और अब वाइकस को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सीजे अभी भी शिप में छुपा हुआ था। तभी वहाँ ओबी सांजो और उसकी गैंग आ गई। उन्होंने नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर दी और वाइकस को बंदी बना लिया। ओबी सांजो वाइकस का हाथ काटने वाला था, तभी सीजे ने वहां कर ऑटोमेटिक गन से उन्हें शूट कर दिया और वाइकस को बचा लिया। वहीं एक एलियन सूट भी था। वाइकस ने सोचा कि वो सूट पहन के भाग जाएगा, लेकिन वो नहीं भागा, बल्कि वो क्रिस्टोफर और सीजे को बचाने पहुंच गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट की तरफ भागने लगे, तभी MNU वाले ने उसे शूट कर दिया और एलियन सूट बीच रास्ते में ही खराब हो गया। क्रिस्टोफर ने जाने से पहले वादा किया कि वो 3 साल के अंदर उसे ठीक करने के लिए फिर से आएगा। फाइनली क्रिस्टोफर स्पेसशिप तक पहुंच गया और वो जाके बड़ी शिप से कनेक्ट हो गई। इधर कर्नल वाइकस को शूट ही करने वाला था कि तभी एलियंस वहां गए, वो भी वाइकस को बचाने। उन्होंने कर्नल को जान से मार दिया।
फाइनली 20 साल बाद स्पेसशिप अपनी जगह से हिली और ये नज़ारा पूरी दुनिया देख रही थी लाइव। लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि क्रिस्टोफर वापस आएगा अपने साथियों को बचाने के लिए। और इस घटना के बाद वाइकस बिल्कुल गायब हो गया, उसका कोई नामो निशान नहीं। एलियंस को रिलोकेट करने का मिशन सक्सेसफुल रहा। हाल फिलहाल वे लोग डिस्ट्रिक्ट 10 में रह रहे हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ के अब 2.5 मिलियन हो गई है। इसके बाद हम वाइकस की बीवी को देखते हैं, जिसने एक मेटल फ्लावर पकड़ रखा था। उसने बताया कि ये फ्लावर उसे दरवाजे पर मिला और उसे विश्वास था कि ये उसके हस्बैंड वाइकस ने रखा होगा। आखिर में हम देखते हैं कि वाइकस पूरी तरीके से एलियन में बदल चुका है और वो कूड़ेदान में बैठकर अपनी बीवी के लिए मेटल फ्लावर बना रहा होता है। इसी पॉइंट पर ये मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी एक्सप्लेनेशन, लाइक कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।